नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है कक्षा 11 की जो नई बुक लगी है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 ये शुरू कर रखी है। इसका जो पहला पार्ट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के आई बटन में उस जो पार्ट पढ़ाया है उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। आज हम विद्यार्थियों पाठ नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। पाठ नंबर 1 में हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर लूटपाट की थी, किस प्रकार यहाँ के उद्योग धंधे, हस्तशिल्प, कृषि सब पर अपना प्रभुत्व जमाया था और यहाँ की जो संपत्ति है वो लूट कर इंग्लैंड ले गए थे। अब इनको कैसे निकाला गया, क्या क्या इनके प्रति आंदोलन चलाए गए थे, वो आंदोलन हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी 19वीं शताब्दी में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ यानी ये प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के साथ हुआ। यानी इसका जो प्रारंभ कब हुआ था, जब भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ। विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण भारत देश के साथ व्यापार करने की होड़ शुरू की। यानी जो अलग अलग यूरोपीय शक्तियाँ जैसे अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी है और आपके डच हैं, ये जो है आए थे यहाँ पर, इनमें क्या है होड़ छिड़ गई। व्यापार करने आई कंपनियां भारत में साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। और जो भी ये जो कंपनियां हैं पहले भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन बाद में ये क्या भारत में अपना राज्य विस्तार करने की होड़ में शामिल हो गए। इसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रणी रही। यानी इसमें जो है इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे आगे रही, क्योंकि उसने डच और फ्रांसीसी दोनों से युद्ध करके दोनों को भगा दिया था। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई, अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। यानी ये तीन जो है मुख्य हैं, क्योंकि अगर 1757 में प्लासी की लड़ाई में अगर अंग्रेज हार जाते तो वह कभी भी देश में राज नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने प्लासी की लड़ाई जीती। बाद में 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता और 1765 में इलाहाबाद की संधि कर इन्होंने अपनी जो नींव डाल दी थी भारत में। कंपनी के लगातार होने वाले विस्तार ने भारतीय राज्यों एवं रियासतों को गहरा आघात पहुंचाया। यानी कंपनी का जो लगातार विस्तार हो रहा था और जो भारतीय राज्य हैं और रियासतें हैं इन पर गहरा आघात पहुंचा। लॉर्ड वेल्लेजली की सहायक संधि प्रथा के कारण भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होते चले गए। यानी जो वेल्लेजली है इसने क्या किया, एक संधि प्रथा निकाली थी, सहायक संधि प्रथा, जिसके कारण जो भारतीय राज्य हैं वो लगातार ब्रिटिश राज्य में मिलते चले गए। वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रशासनिक व न्याय परिवर्तनों ने भारत में कंपनी के साम्राज्य की मजबूती प्रदान की। यानी हेस्टिंग्स है और कॉर्नवालिस है, इनके समय जो प्रशासनिक और जो न्याय परिवर्तन हुए थे उनसे जो है कंपनी राज जो है और मजबूत हो गया। कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी इस प्रकार नियंत्रित किया कि कंपनी को लगातार मुनाफा हुआ। यानी कंपनी के जो भी अधिकारी यहाँ पर थे उन्होंने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को इस प्रकार नियंत्रित किया कि लगातार कंपनी का फायदा होता गया। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर कंपनी ने अपने फायदे के लिए विभिन्न परिवर्तनों की शुरुआत की। यानी जो राजनीतिक है, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे है, इसको छिन्न भिन्न करके कंपनी ने अपने फायदे के लिए कानून बनाए। विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू करने से कंपनी की तो नियमित राजस्व की प्राप्ति होती रही, लेकिन इन राजस्व नीतियों के दुष्परिणामों के कारण भारतीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। यानी जो अलग अलग भू राजस्व नीति बनाई थी उन राजस्वों की प्राप्ति से कंपनी को तो फायदा होता रहा, लेकिन इन राजस्वों के दुष्परिणामों से जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो गई। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति बनाई। यानी इन्होंने पहले राजनीतिक रूप से बनाया, प्रशासनिक और न्यायिक और आर्थिक ढांचे में चेंज के साथ जो भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप अपनाया। कंपनी शासन ने विभिन्न अधिनियम के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों का निषेध करना चाहा। यानी जो कंपनी है इसने अलग अलग शासन अधिनियम बनाए जिनके तहत जो भारतीय समाज में कुरीतियाँ फैली थी उनको खत्म करना चाहा। लेकिन भारतीय जनमानस जो पहले ही विभिन्न परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था, वह इन सामाजिक व धार्मिक मामलों में अंग्रेजों के प्रशासन के हस्तक्षेप से असंतुष्ट हो गया।
यानी भारतीय जनमानस ने पहले जो ये परिवर्तन कर रखे थे इनसे भी समझौता नहीं बैठा पा रहा था, और जो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया उससे तो जो भारतीय है वो और नाराज हो गए। डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति के तहत राज्य हड़प जाने के कारण भारतीय असंतोष और गहरा हो गया। यानी डलहौजी ने क्या किया, गोद निषेध की नीति लगाई। इसने इस नीति में क्या था कि जैसे मतलब कोई राजा है, उसका अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो वो पहले क्या करते थे, कोई गोद ले लेते थे और उसको उत्तराधिकार बनाते थे। डलहौजी ने क्या नियम बनाया कि गोद निषेध की नीति ही इसको मतलब गोद निषेध की नीति बना दी। इसने क्या किया कि अगर कोई राज्य है जो जिसका सम्राट या शासक जो है वो नहीं रहा और उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वो गोद जो दत्तक पुत्र है उसको शासक नहीं माना जाएगा और उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। इसके तहत बहुत सारे जो राज्य है, झांसी है, अवध है और आपके बहुत सारे जो राज्य हैं इनको अपने अंदर ब्रिटिश शासन ने मिलाया था। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति ने भारत में अंग्रेजों और भारतीय समाज के मध्य खाई को और गहरा कर दिया। यानी ये सारे परिवर्तन हो रहे थे, इसके साथ अंग्रेजी जो है प्रजातीय विभेद भी कर रहे थे, यानी भेदभाव की नीति अपना रहे थे। इसी कारण भारतीय और अंग्रेजों समाज के मध्य जो खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। भारत में अंग्रेजी शासन का चरित्र विदेशी ही रहा था, यानी भारत में जो अंग्रेजी शासन है इसका चरित्र हमेशा विदेशी रहा। यही कारण था कि भारत में प्रथम बार एक विदेशी शक्ति को भारत से बाहर निकलने के लिए एक संगठित जन आंदोलन खड़ा हुआ था। यानी भारत में मुगल भी रहे थे, सल्तनत काल भी था, लेकिन वो क्या है थोड़ा विदेशी से देशी हो गए थे, लेकिन ये क्या रहे पूरे ही विदेशी रहे। इसीलिए इनको बाहर निकालने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। भारत पर अंग्रेजों से पूर्व कई विदेशी आक्रमण आए हैं, चाहे वह यूनानी हो, शक हो, मंगोल हो, कुषाण हो, तुर्क हो, मुगल हो, अफगानी हो, परंतु इनमें से किसी भी विदेशी शक्ति ने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक ढांचे को इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेज राज्य ने पहुंचाई। यानी ये जो जितने भी विदेश आक्रमण कर रहे थे उनसे इतनी गहरी चोटें नहीं पहुंची जितनी अंग्रेजों ने पहुंचाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में विभिन्न सैनिक विद्रोह हुए थे। यानी इसी का परिणाम स्वरूप हुआ कि 19वीं शताब्दी में अलग अलग सैनिक विद्रोह हुए। इस असंतोष की परिणति का सबसे बड़ा विस्फोट 1857 की क्रांति रूप में समझ में आया। यानी इसका सबसे जो बड़ा विस्फोट था वो था 1857 की क्रांति। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का रूप ज़्यादा नहीं दे रखा है। मैंने 9वीं कक्षा की बुक शुरू की है, उसमें जो है पहला ही पाठ है 1857 की क्रांति। अगर आपको 1857 की क्रांति अच्छे से समझनी है आप वो वीडियो भी देखा करें जिससे आपको 1857 की क्रांति समझ में आ जाएगी। इस क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हुआ और वायसराय ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख बन गए। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का वो शासन खत्म हो गया और जो वायसराय है ब्रिटिश ताज के नीचे भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य बन गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड लिक्टन जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जैसे शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुल प्रेस एक्ट तथा दिल्ली दरबार के आयोजन के कारण भारतीय असंतोष लगातार बढ़ रहा था। यानी 19वीं शताब्दी में तो लिटन ने जो शस्त्र अधिनियम लगाई या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया या दिल्ली दरबार का आयोजन किया उसके कारण संतोष जो है असंतोष जो है वो और लगातार बढ़ता रहा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम के कारण भारत में लगातार अकाल पड़ने लगे और ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियाँ थी जिनके दुष्परिणाम निकले इसके कारण भारत में लगातार अकाल पड़े। लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सुसंगठित विरोध की भावना जन्म लेगी। यानी जो लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सुसंगठित यानी मजबूत रूप से संगठित रूप से विरोध की जो भावना है वो जन्म ले रही थी। इसी के फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने एक संगठित विरोध का सूत्रपात किया। यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने जो एक संगठित जो विरोध है इसका सूत्रपात किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये विश्व के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में एक है। ये आंदोलन भारतीय जनता की एक विशाल अंग को राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित और सक्रिय करने तथा इन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। यानी इस आंदोलन से जो है भारतीय जनता को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना और राजनीतिक शिक्षा देने में भी सफल हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कई चरण थे। यानी भारतीय जो राष्ट्रवाद है इसके विकास के बहुत सारे चरण थे। जैसे जैसे यह एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा इसका सामाजिक आधार भी अधिक व्यापक होने लगा। यानी जैसे राष्ट्रवाद है अलग चरणों से बढ़ा, इसका जो सामाजिक आधार है वो भी बढ़ने लगा। इसके लक्ष्य अधिकाधिक साहसिक और अधिक स्पष्टता से परिभाषित। यानी इसके जो लक्ष्य है वो ज़्यादा साहसिक और अधिक स्पष्टता से परिभाषित है। यह विभिन्न रूप में अभिव्यक्त है यानी अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ।
भारत और सारे विश्व में विभिन्न शक्तियों के विकास के फलस्वरूप भारतीयों ने अधिकाधिक तादाद में राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई। यानी भारत और सारे विश्व में जो अलग अलग शक्तियों के फलस्वरूप है, भारतीयों ने जो है अधिक राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई। राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण परिलक्षित हुआ। यानी जो सामाजिक है या राजनीतिक या सांस्कृतिक, हर तरफ जो राष्ट्र जागरण हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके उद्भव और विकास के निम्न कारण थे। यानी अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन क्यों शुरू हुआ था और क्या कारण थे। तो पहला है भारत का राजनीतिक एकीकरण। यानी पहला पॉइंट क्या है, भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण करना। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण देश की राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। यानी ब्रिटिश साम्राज्य से पहले जो लोग हैं वो राजनीतिक एकता को समझते नहीं थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण देश में राजनीतिक एकता आई। लोगों ने एक राष्ट्र के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। यानी पहले क्या था, मुगल के समय या हम बात करें पहले विदेशी शासकों के समय, उस समय क्या भारत अलग अलग रियासतों में अभी भी बंटा हुआ है, लेकिन उस समय लोग जो है अपनी रियासत या अपने जो राजा था उसी के प्रति सोच रहे थे। लेकिन अब जो है लोग जो है एक राष्ट्र के प्रति यानी पूरे भारत राष्ट्र के प्रति सोच रहे थे। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व दक्षिण के लोग प्राय थोड़ी अवधि को छोड़कर देश के शेष भाग से अलग थे। यानी अंग्रेजों के जो भारत आने से पूर्व जो दक्षिण के लोग थे वो थोड़ी अवधि छोड़कर देश के शेष भाग से थोड़े अलग ही थे। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत ला दिया। यानी अंग्रेजों ने जो है पूरे देश को अपने अधीन लाया तो एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत आ गया, जिससे एक ऐसी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई जो प्राचीन और मध्यकाल से भी भिन्न थी। यानी इनमें एक ऐसी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई जो प्राचीन काल में भी नहीं हुई और मध्यकाल में भी नहीं हुई। अतः भारतीयों में अखंड और स्वतंत्र भारत राष्ट्र का विचार इस राजनीतिक एकीकरण का परिणाम था। यानी भारत में अखंड और स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्र विचार है वो इसी राजनीतिक एकीकरण का परिणाम था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय चेतना को दो रूप से शक्ति प्रदान की। यानी जो अंग्रेजों की शिक्षा थी इसने भारतीय जो चेतना है इसको दो प्रकार शक्ति प्रदान की। एक तो ये कि अंग्रेजी भाषा पूर्व और पश्चिम की संपर्क भाषा बन गई। यानी जो पूर्वी भारत है या पश्चिम भारत है इनकी जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी हो गई। भारत के शिक्षित नवयुवक यूरोप जाने लगे। यानी भारत के जो वही पढ़े लिखे नवयुवक थे वो यूरोप जाने लगे। वे मिल्टन, रूसो आदि की जनतंत्रवादी, स्वतंत्र प्रेमी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए। यानी मिल्टन है, रूसो है, इनके जो जनतंत्रवादी और स्वतंत्र प्रेम और राष्ट्रवादी विचार इनसे प्रभावित हुए तथा भारत में समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना की इच्छुक हो गई। यानी वो भी सोचने लगे कि भारत में भी समानता और स्वतंत्रता के आधार पर एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा यह है कि अंग्रेजी के रूप में हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई। यानी आपस में बातचीत करने की भाषा प्राप्त हुई, जिससे भारत के विविध क्षेत्रों के निवासियों का पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रवाद को एकीकृत व मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी जो भारतीय उत्तर भारत के लोग थे वह अंग्रेजी की माध्यम से दक्षिण भारत के लोगों के साथ संपर्क बनाया और जो विचार विमर्श किया और राष्ट्रवाद को एकीकृत और मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है प्रेस की भूमिका। भारतीय राष्ट्रवाद जो है इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी जो अखबार है, प्रेस है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेस द्वारा निष्पादित प्रचार व राजनीतिक शिक्षा की सुविधा के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक रूप उजागर हुआ। यानी प्रेस ने जो है निष्पादित इसका प्रचार किया है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का, और राजनीतिक शिक्षा भी दी। इससे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो और मजबूत हुआ। इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार व शासन की कार्रवाइयों की प्रतिदिन आलोचना कर सके। यानी प्रेस के माध्यम से जो भारतीय राष्ट्रवादी है वो ब्रिटिश सरकार और शासन की कार्रवाइयों की प्रतिदिन आलोचना कर सके। लोगों को राजनीतिक समस्याओं की समझ और शिक्षा दे सके। यानी अखबार पढ़ते थे तो उनको पता चलता कि आज ब्रिटिशों ने ये नीति अपनाई है या यहाँ पर ये क्या है, तो वो जो अपने लोग हैं उनकी राजनीतिक समस्याओं को समझ सके, उनकी शिक्षा भी दे सके। प्रेस के माध्यम से वे लोगों की भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक समस्याओं, प्रतिनिधि सरकार, डोमिनियन स्टेटस की विषय वस्तु, स्वाधीनता आदि के विचारों का प्रचार कर सके। यानी जो अलग अलग मांग थी उनका जो है अखबार के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जो है हुआ। भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो साप्ताहिक था। यानी भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि क्या था? साप्ताहिक। राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी। राष्ट्रीय प्रेस की नींव किसने रखी? राजा राममोहन राय ने। उनके द्वारा प्रकाशित बंगाल पत्र, संवाद कुमुदी तथा फारसी पत्र है मिरात उल अखबार ने देश में राजनीतिक जागरण का कार्य किया। इन्हें आपको ध्यान रखना है कि राजा राममोहन राय के जो दो पत्र है, एक तो बंगला पत्र है संवाद कुमुदी और एक फारसी पत्र है उसका नाम है मिरात उल अखबार। ये भी देश की राष्ट्रीय जो जनजाति है, जनजागृति है, इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साहित्य का विकास। सन 1878 तक
भारत में नव जागरण के चिन्ह उसकी विभिन्न भाषाओं में देखे गए। यानी जो भारतीय 1878 तक है, जो भारत में नव जागरण होता है उसके चिन्ह जो है अलग अलग भाषाओं में देखे गए। इनमें से राष्ट्रीय साहित्य का जन्म, यानी राष्ट्र का साहित्य जन्म, जो एक तरफ भारतवासियों के बढ़ते आंदोलन का दर्पण था, यानी एक तरफ जो भारतवासी आंदोलन करते हैं उसका दर्पण था, दूसरी तरफ उसे बढ़ाने का प्रयास भी था, यानी जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास था। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र साहित्यकार नहीं थे, अपितु वे प्रसिद्ध सुधारक और स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो केवल साहित्यकार नहीं थे, वो सुधारक भी थे और स्वदेशी आंदोलन के अग्रज भी थे। उन्होंने 1876 में भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा, यानी 1876 में उन्होंने एक नाटक लिखा था भारत दुर्दशा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा है इसका चित्र खींचा, यानी बताया कि कैसे अंग्रेजों के राज में भारतीयों की दुर्दशा हुई है। अन्य रचनाकार है जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि की रचनाओं में भी देश प्रेम की झांकी मिलती है। अगला पॉइंट है परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। परिवहन में संचार के साधनों में सुधार और विकास के कारण देश में राष्ट्रीय आंदोलन शीघ्र प्रगति हुई। यानी इसमें क्या हुआ कि परिवहन और संचार के साधनों से क्या सुधार हुआ, जैसे मतलब किसी को कहीं पर संदेश पहुंचाना होता था तो परिवहन और संचार के माध्यम से वो संदेश पहुंचाते थे, तो इससे क्या है इनको राष्ट्रीय आंदोलन में भी मजबूती मिली। रेलवे व नई डाक व्यवस्था ने देश को एक सूत्र में बांधने का बहुत मदद की, यानी जो रेलवे है और डाक व्यवस्था के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको बहुत मजबूती मिली थी। भारतीय नेताओं ने अपने आप को इस स्थिति में अनुभव किया कि वह अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देश के प्रत्येक कोने में ले जा सकेंगे। यानी नेताओं ने कैसे अनुभव किया कि पत्रों के माध्यम से और जो रेलवे सुविधाएं इनके माध्यम से वो राष्ट्रीय आंदोलन को कोने कोने में ले जा सकेंगे। अंग्रेजों ने इन साधनों की स्थापना अपने व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की थी। यानी जो भी संचार साधन है या परिवहन साधन है इनकी जो अंग्रेजों ने स्थापना की थी वो अपनी व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक स्वार्थ के लिए की थी। इसके बिना वे भारत जैसे विशाल देश पर शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सकते थे। यानी अगर वो इन साधनों की स्थापना नहीं कर पाते तो वो भारत जैसे बड़े देश पर शांतिपूर्ण शासन नहीं कर सकते थे। किंतु इन साधनों का लाभ राष्ट्रवाद के विकास में भी हुआ, यानी इनका जो उपयोग है वो भारतीयों ने भी किया। इन विकसित साधनों ने भारत के सभी प्रदेशों को एक दूसरे से समीप ला दिया। यानी इन्हीं साधनों के कारण भारत के सारे जो प्रदेश के लोग हैं एक दूसरे से समीप आए, जिससे भौगोलिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन हो गई। यानी जो जोग्राफिकल सीमाएं थी वो पॉलिटिकल सीमाएं हो गई। इसके बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी अगर देशवासियों को एक जगह इकट्ठा या पत्रों के माध्यम से नहीं किया जाता था तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है इतना मजबूत से नहीं हो पाता। अगला है प्रजातीय विभेद की नीति। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रजाति विभेद। भारतीयों को बौद्धिक, शारीरिक एवं चरित्र दृष्टिहीन माना जाता था। यानी अंग्रेजों ने इनको बौद्धिक यानी दिमाग से, शरीर से और चरित्र की दृष्टि से हीन माना। इसी कारण उन्हें लोक सेवाओं में, सेना में, परिषदों में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे या सेना के अधिकारी थे या कोई भी परिषद थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति नहीं थी बड़े पदों पर। अनेक सार्वजनिक स्थलों पर भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंध किया गया। यानी बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थल थे, होटल थे या वहीं पर सिनेमा घर थे, वहाँ पर लिखा जाता था, एक तख्ती लिखी जाती थी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ, कुत्तों और भारतीयों का न मनाएं। ये अंग्रेजों की बात है, उन्होंने ऐसा लिखा था। दादा भाई नारोजी ने लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से मांग की कि भारतीयों को अपशब्द कहना और अपमानित करना बंद किया जाए। यानी जो दादा भाई नारोजी ने लंदन की जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उससे मांग की कि भारतीयों को जो अपशब्द और अपमानित करना बंद किया जाए। इन घटनाओं से भारतीयों ने स्पष्ट समझ लिया कि उन्हें गुलामी जैसे हालात को बदलने के लिए ब्रिटिश शासकों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए भारतीयों ने क्या समझा कि हमें जो है अंग्रेजों से लड़ना ही पड़ेगा। प्रजाति अहंकार का चरमोत्कर्ष सन 1883 के इल्बर्ट बिल पर उपजे विवाद के समय देखा जा सका। यानी प्रजाति जो अहंकार है इसका सबसे बड़ा जो चरमोत्कर्ष था वो तो 1883 में इल्बर्ट बिल था, उसके रूप में हुआ था। एक सामान्य प्रेम की भावना के स्थान पर एक सामान्य घृणा की भावना ने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय रूप में एक होने की प्रेरणा दी। यानी जो भारतीय जो सामान्य घृणा थी उसको राष्ट्रीय घृणा, प्रेम की भावना थी, उसके स्थान पर जो सामान्य घृणा की भावना है इसने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय रूप देने में प्रेरणा दी। अगला है 1857 के विद्रोह की अंग्रेजी प्रतिक्रिया से भारतीय अपमानित थे। सन 1857 में विद्रोह होने से पूर्व बहुत से अंग्रेज ऐसे थे जो ईमानदारी के साथ भारतीयों के भले के लिए कार्य करते थे। यानी जब 1857 का क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले ऐसे अंग्रेज थे जो ईमानदारी के साथ भारतीयों के भले के लिए कार्य करते थे। किंतु विद्रोह के दिनों में दोनों ओर से बहुत रक्त बहाया गया। यानी जब ये क्रांति हुई तो दोनों ओर से बहुत खून बहा था। विद्रोह के पश्चात यूरोपियों ने भी असहाय तथा निर्दोष भारतीयों से बदला लिया और दमन का नीति बनाई। यानी जो भी
पहले भारतीयों के बारे में सोच रहे थे, उसके बाद उन्होंने ऐसे और निर्दोष जो भारतीय थे जिनका कोई दोष नहीं था उनसे भी बदला लिया गया और उनके प्रति दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई। भारतीयों को देश में प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों और विधानमंडलों से वंचित कर दिया गया। यानी जो भी भारत में प्रशासन और महत्वपूर्ण पदों विधानमंडल से उनसे वंचित कर दिया गया। इस प्रकार अपमान व अत्याचार के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की प्रवृत्ति और बल मिली। यानी इस प्रकार अपमान और अत्याचार से भारतीय राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। हिंदू समाज व धर्म में अनेक कुरीतियाँ व कमियाँ तथा ईसाई धर्म का खुलापन आमने सामने था। यानी हिंदू धर्म में कई कुरीतियाँ और जो थी और ईसाई धर्म का खुलापन यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वीकृति थी। अंग्रेजों द्वारा उसे अपनाने वाले को दिए गए लालच व लाभों के परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे भारतीयों में ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। यानी क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को लालच दे रहे थे कि आप अगर ईसाई धर्म अपना रहे तो आपको बहुत सारी नौकरियों में सुविधा मिलेगी, आपको ये पैसे इतना मिलेगा। तो पढ़े लिखे जो भारतीय थे वो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो गए, जिससे वे ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। इससे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एन.ए. बेसेंट आदि भारतीयों ने जो है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों व कमियों की ओर ध्यान गया। यानी जो ये भारतीय इनका ध्यान जो है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और कमियों की ओर तरफ गया। शुरू के धर्म सुधारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को धर्म क्षेत्र में प्रचार किया। यानी जो शुरू के धर्म सुधारक थे उन्होंने जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके सिद्धांत को धर्म में प्रचारित किया। वास्तव में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और अन्य संस्थाएं पुराने धर्म को नए समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही थी। यानी ये जो संस्थाएं हैं वो पुराने जो धर्म था उसको नए समाज में आवश्यकता के अनुसार बनाने का प्रयास कर रही थी। भारत के आरंभिक धर्म सुधार आंदोलन में ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश की जो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख आदि सभी समुदायों की एकता कायम कर सके। यानी जो भारतीय प्रारंभ में जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसमें यह कहता है कि जो सारे धर्म है इनमें एकता स्थापित हो उसके। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप पहले धार्मिक था। यानी जो पहले जो राष्ट्रीय जागरण था वो धर्म रूप में था। फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना गहरी होती चली गई। फिर धीरे धीरे क्या है, राष्ट्रवाद की भावना गहरी होती चली गई। उसके साथ जो धर्म जो इसका स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। यानी कि कोई भी धर्म इसमें प्रमुख नहीं था। अंग्रेज सरकार के खुले व्यापार की नीति। अंग्रेज सरकार की खुले व्यापार की नीति जो है देश की विकास के मार्ग में बाधक बनी। यानी जो अंग्रेजों ने जो सरकार ने खुले व्यापार की जो नीति बनाई वो भी देश के विकास में बाधक बनी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासनकाल में बिगड़ चुकी थी। यानी भारतीयों की जो भी आर्थिक स्थिति है वो ब्रिटिश काल में जो है बिगड़ चुकी थी। 4 करोड़ भारतीयों को दिन में से केवल एक बार खाना खाकर संतुष्ट करना पड़ता था। यानी 4 करोड़ भारतीयों को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि इंग्लैंड भूखे किसानों से बलपूर्वक कार्य प्राप्त करता था। यानी जो भी भूखे किसान होते थे उनसे भी वह जबरदस्ती कार्य करवाते थे। यहाँ अपना माल बेचकर लाभ कमाता था और अपना माल यहाँ बेचकर वह लाभ कमाता था। इस प्रकार ब्रिटेन के अतुल्य ऐश्वर्य में अधिकवर्ती होती रही और भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया। यानी अंग्रेजों का जो ऐश्वर्य है या धन समृद्धि उड़ गई और भारत गरीब में फंस गए। इल्बर्ट बेल विवाद। प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश कर सकते थे। यानी जो प्रचलित न्याय प्रणाली थी उसमें क्या गया, जो प्रेसिडेंसी थी उसको छोड़कर अन्य कहीं पर भी जो अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोग होगा या वो केस होगा उनकी सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश करते थे। कोई भारतीय न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता। यानी कोई भारतीय न्यायाधीश जो है वो ऐसा नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन ने न्याय प्रणाली में समानता साबित करने के लिए अपनी परिषद के विधि सदस्य सीपी एल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का। यानी उन्होंने जो रिपन है इसने क्या कहा कि न्याय प्रणाली में समानता रहनी चाहिए। उसने अपनी ही जो परिषद है उसके कानून सदस्य सीपी एल्बर्ट उसको कहा कि आप जो एक विधेयक पेश करो। अतः एल्बर्ट ने एक विधेयक पेश किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेट को देने की व्यवस्था की। यानी उसने कहा कि जो अगर भारत के अंदर जो भी विदेशी रह रहे हैं यूरोपियन उनके खिलाफ कोई केस होगा तो उसका जो फैसला है या उसकी जो सुनवाई है भारतीय जज करेंगे। इस विधेयक ने समस्त यूरोपियों में खलबली मचा दी। यानी समस्त जो यूरोपीय वो हल गए थे। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहा। यानी अंग्रेजों ने अपने ही कानून को काला कानून का। भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इस विरोध में शामिल हो गए। यानी जो भारत के जो अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज थे जो सरकार से वास्ता नहीं थे वो इसमें शामिल हो गए। यूरोपियों के संगठित विरोध ने भारतीयों के खोल दिए। यानी जो यूरोपीय अपने ही सरकार का विरोध कर रहे थे या अपने ही सरकार के लाए कानून का विरोध कर रहे थे तो भारतीयों के आगे खुल गई। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक प्रगति के लिए संगठित होना आवश्यक है। उन्होंने मजबूत किया। उन्हें यह लगा कि अगर हमें देश में आज़ादी लानी है तो हमें एक होना होगा। इस आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में भारत में
संस्थाओं का निर्माण शुरू किया गया और इस आंदोलन के बाद जो है भारत में अलग अलग संस्थाएं बनी। तो दोस्तों आज हम इस पार्ट को इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और डेली 2 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।